हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग से संबंधित इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। कल की क्लास से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने 1 से 14 तक एमसीक्यू सॉल्व किए थे और कोशिश की थी कि कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो, बेसिक कंसेप्ट्स, जिससे कि आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओ। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 15 से। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द 16-bit कंपाइलर अलाउबल रेंज फॉर इंटीजर कांस्टेंट। अब यहाँ पूछा गया है कि रेंज क्या होगी इंटीजर कांस्टेंट की। 16-bit कंपाइलर है। आपको ये ध्यान होगा जो इंटीजर वेरिएबल या कांस्टेंट होता है वो कितने बाइट लेता है, 2 बाइट्स। और 2 बाइट्स का अर्थ क्या हुआ, ये आपके कितने बिट लेगा, 16 बिट्स। क्योंकि हमें पता है 1 बाइट 8 बिट का होता है, तो 2 बाइट जो होंगे वो 2 बाइट में 16 बिट होंगे। अब बात आती है 16 बिट के इस स्टोरेज स्पेस में जो मैक्सिमम नंबर स्टोर हो सकता है वो क्या हो सकता है। ये हमने कल भी किया था, और कि जो रेंज होगी वो क्या होगी, इस तरह का क्वेश्चन कल भी हम कर चुके हैं। तो ये जो बिट नंबर है वो 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, 15 16 बिट हो गए। ये 0 से शुरू किया है, 0 से लेके 15 तक 16 बिट हो गए। ठीक है, और इस बिट को क्या कहा जाता है, एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्योंकि इसका जो स्थानीय मान है वो सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ जाओगे स्थानीय मान बढ़ता जाता है, और इसको कहते हैं एलएसबी। अब यहाँ कहीं भी दिया हुआ नहीं है कि साइंड है, अनसाइंड है या साइंड है। सी में ये फैसिलिटी है कि आप साइंड नंबर भी ले सकते हो, अनसाइंड भी ले सकते हो। इंटीजर दो तरह के हो सकते हैं, साइंड भी हो सकता है और अनसाइंड भी हो सकता है। अनसाइंड जब लेंगे उसका ये फायदा हो गया कि एक बिट और मिल जाएगा उस नंबर के मैग्नीट्यूड को, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करने में। तो नंबर जो पॉजिटिव नंबर होगा, जो मैक्सिमम नंबर, वो बढ़ जाएगा। अगर आपको पता है आपके नंबर नेगेटिव नहीं होने, तो आप कौन सा वेरिएबल यूज करते हैं, डेटा टाइप अनसाइंड इंटीजर यूज करते हैं उस केस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये साइंड है। जब दिया नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, साइंड होगा, क्योंकि यहाँ हर जगह माइनस आ रहा है। साइंड है, अगर माइनस नहीं होता तो हम कह सकते हैं अनसाइंड है, 0 से शुरू होता तो। ठीक है, अब बात करते हैं साइंड की। तो जो पहला बिट है ये बिट क्या कहलाएगा, ये बिट कहलाएगा साइन बिट, जो किसको व्यक्त करेगा, साइन को। और अगर ये 0 है बिट, तो ये तो पॉजिटिव साइन को शो करेगा कि जो संख्या है इसके बाद जो भी इस मान है इसमें, तो वो किसको, बाइनरी को डेसिमल कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो वो संख्या पॉजिटिव संख्या है। और अगर ये मान 1 है तो वो जो संख्या को व्यक्त करेगा वो नेगेटिव संख्या है। ठीक है, अब हम रेंज की बात करते हैं। तो आप ये देखो कि 15 बिट है आपके पास अब मान को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, संख्या के साइन को छोड़ दें तो 2 की घात 15 मैक्सिमम जो कोड होंगे, नंबर ऑफ कोड्स, और मैक्सिमम मान यही होगा 2 की घात 15, जब ये सारे 1 हो। ठीक है, देखो ये सारे 1 होगा तभी जो मान होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट मान होगा। ठीक है, अब दूसरा, एक बार ये 0 होगा और एक बार 1 होगा, तब हम देखते हैं क्या होता है। 2 की घात 15 कितना होता है आपका, 2 की घात 10 इंटू 2 की घात 5। तो कल हम देख चुके हैं ये 32,768 होता है। अब 0 भी एक संख्या है, आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो 0 को व्यक्त करोगे, और आपके पास कुल कोड कितने हैं, 32,768 है। ठीक है, तो 0 से शुरू करोगे तो पॉजिटिव साइड, मान लिया ये 0 है, ये तो, और तो 0 से लेके 32,767 तक ही जाएगा, क्योंकि काउंटिंग कहाँ से शुरू की है आपने, व्यक्त करना 0 से। तो जो लास्ट कोड होगा जिसका मान 32,768 है, वो किसको व्यक्त करेगा, बस 32,767 को व्यक्त करेगा। ठीक है, तो इस तरफ पॉजिटिव रेंज हो गई है। अब 0 इधर शामिल हो गया है, तो इधर जब आप कोड देना शुरू करोगे तो -1 से शुरू करोगे, -1 -2 -3 इस तरह से। ठीक है, तो ये तो होता है 32,768 होता है। तो इस तरह से, तो माइनस में आप अंतिम जो ये है 32,768 तक जाओगे। ठीक है, तो आपको देखना है माइनस में तो बस 32,768 तक जाओगे, और फिर 0 आएगा, और पॉजिटिव में कहाँ तक जाओगे, 32,767 तक। तो ये रेंज हो जाएगी 16-बिट कंपाइलर के अलाउबल रेंज। ठीक है, तो रेंज का हम फॉर्मूला देखेंगे अभी। तो पहले देखते हैं करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो इंटीजर है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही आउट हो गया। ये इंटीजर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव में, तो 32,768 तक जाएगा, तो ये आंसर है। इसमें न, इसमें 67 नहीं, 68 तक नहीं जाएगा, 67 तक ही जाएगा। तो या तो ये है या ये है। तो ये यहाँ ये देखो 32,668 है, तो ये आंसर तो आउट हो गया, ये नहीं है। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, 32,768 माइनस में
और पॉजिटिव में 32,767। अब हम बात करते हैं एक फॉर्मूले की जिससे आप निकाल सको ये रेंज। ठीक है, तो 16 बिट है, तो रेंज जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव साइड में तो ये होगी, आप ध्यान रखना, जो टू की 0 से लेके टू की पावर n माइनस वन, एक कम हो जाएगा क्योंकि आपने गिनती कहाँ से शुरू की, 0 से। और जो नेगेटिव साइड में होगा वो होगा आपका रेंज टू की पावर n तक। तो जो ओवरऑल रेंज का फॉर्मूला बन गया, अगर आपको n पता हो, जहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ बिट्स, बिट्स की संख्या, और यहाँ बिट्स की संख्या 15 बिट्स की संख्या है। ठीक है, तो जो रेंज हो जाएगी वो क्या होगी आपकी, टू की पावर n से लेके टू की पावर n माइनस वन तक, और ये माइनस है और ये प्लस। ठीक है, तो ये रेंज हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैसे रेंज निकालते हैं ये भी आप सीख चुके हो, और ये फॉर्मूला है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो भी कोई बात नहीं। ये फॉर्मूला कैसे किया ये आना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिंट। लिंट जो क्या है, कंपाइलर का हमने देखा नहीं, कंपाइलर तो नहीं है ये। कंपाइलर क्या करता है, हायर लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को, सी भाषा के प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा। मशीन लैंग्वेज मतलब 0110 इस फॉर्म में। तो कंपाइलर क्या है, कन्वर्ट करता है। लिंट जो है आपको थोड़ा याद होना चाहिए, ये याद ही रखना पड़ेगा। ये एनालाइजिंग टूल है, डिबगर नहीं है, इंटरप्रेटर भी नहीं है। ठीक है, ये एक एनालाइजिंग टूल है, ये आपके कोड एनालाइजर है। सोर्स कोड बोलते हैं आपके प्रोग्राम को, आप क्या कहते हैं, सोर्स कोड। सोर्स कोड को क्या करेगा, ये एनालाइज करेगा। उसमें अगर कोई एरर्स है, सिंटेक्स एरर है या और भी कोई एरर्स है, तो उन एरर्स को ये आपको शो कर देगा। तो ठीक है, इंटरैक्टिव डिबगर नहीं है। इंटरैक्टिव डिबगर क्या करेगा, इनपुट यूजर के साथ इंटरैक्ट करेगा, इनपुट लेगा, आउटपुट देगा, और आप देख सकते हो कि सही है या नहीं है। तो ये जो है एनालाइजिंग टूल है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सी वेरिएबल नेम। इनमें से कौन सा सी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता है। तो सी वेरिएबल नाम के रूल आपको बताए थे, वो रूल पिछली क्लास में। तो अगर आपको रूल ध्यान में है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। रूल ये है कि जो पहला अक्षर है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर जो है वो या तो अल्फाबेट हो, अल्फाबेट होना चाहिए, और या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। ये दोनों है, ये रूल था। उसके बाद में डिजिट्स आ सकते हैं, डिजिट्स आर अलाउड, और स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है, केवल एक को छोड़कर, नॉट अलाउड नहीं है। किसको छोड़कर, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर अलाउ है, बाकी स्पेशल सिंबल कोई भी अलाउ नहीं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कौन सा वेरिएबल नेम गलत है, नॉट वैलिड। गलत ढूंढना है आपको, जो गलत है। नॉट वैलिड मतलब जो गलत है। ये सही है, पहला अल्फाबेट होना चाहिए और कहीं भी स्पेशल सिंबल नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा हमारा। ठीक है, हमें गलत ढूंढना है। ये भी सही है और ये भी सही है, बीच में अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर यूज हो सकता है, पहला अक्षर अल्फाबेट है, ये तीनों ही सही है। तो बचा कौन, ये गलत है, कारण कि पहला अक्षर डॉलर है और डॉलर जो स्पेशल सिंबल है वो अलाउ नहीं होता। तो ये जो आपका आंसर, करेक्ट आंसर इज फोर्थ, जो कि आपको गलत ढूंढना था, और ये गलत, यहाँ गलती कर रखी है इसने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हमने कल पढ़ा, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स, जो कि जिनका उपयोग कौन करता है, कंपाइलर उनका उपयोग करता है। स्पेशल मीनिंग होता है इनका, और ये कंपाइलर को डायरेक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन है कंपाइलर के लिए यूज होते हैं। तो कीवर्ड सारे हमने देखे थे सी प्रोग्रामिंग में, सारे कीवर्ड्स जो है ये किस में होने चाहिए, ये लोअर केस। लोअर केस मतलब अल्फाबेट छोटी एबीसीडी में होने चाहिए। ठीक है, अपर केस किसको कहते हैं, कैपिटल लेटर्स में। तो सी एक केस सेंसिटिव भाषा है, और ये केस डिसाइड कर रखा है कि जो कीवर्ड होगा वो किस में होगा, लोअर केस में होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और अपर, तो करेक्ट आंसर इसका है कैमल केस। क्या होता है हम ये देखेंगे, नन ऑफ द मेंशन्ड, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज लोअर केस। जो जितने भी कीवर्ड्स है वो लोअर केस में यूज होते हैं। सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये स्मॉल लेटर और ए अलग, सी इन दोनों को अलग अलग समझेगा।
ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। कैमल केस क्या होता है, मान लो आपका कोई वेरिएबल नेम है जिसमें 2 अक्षर आ रहे हैं, तो हर एक वर्ड का अगर आप पहला अक्षर बड़ा करते हो, पहला वर्ड क्या करते हो, बड़ा, इस चीज को क्या कहते हैं, कैमल केस। तो यहाँ करेक्ट आंसर इज लोअर केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, मतलब आपको सत्य ढूंढना है, ट्रू ढूंढना है, ठीक है। इन सी, देख, सी वेरिएबल नेम के रूल के लिए कौन सा, किसके लिए, सी वेरिएबल नेम के लिए इनमें से कौन सा ट्रू है। दे कैन कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एज वेल एज स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है कौन सा, अंडरस्कोर हो सकता है, मैंने कहा था। और अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट और नंबर्स दोनों हो सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक मीन्स अल्फाबेट्स और नंबर्स, तो ये दोनों अलाउ है, तो ये सही हो सकता है। देखते हैं अगर इससे ज्यादा और करेक्ट मिल जाए, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर सारे तो अलाउ नहीं है अंडरस्कोर को छोड़, तो यहाँ कहीं ऐसा लिखा नहीं है इसने, तो ये सही हो ये जरूरी नहीं है, हमें सही ढूंढना है। इट इज नॉट एन एरर टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, वेरिएबल को डिक्लेयर किया टू बी वन ऑफ द कीवर्ड, कीवर्ड के रूप में, तो ये तो अलाउ ही नहीं है। कीवर्ड और वेरिएबल का नाम सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जब ये दोनों सेम हो जाएंगे, वेरिएबल नेम, वेरिएबल का जो नाम है और जो कीवर्ड है, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, कीवर्ड रिजर्व्ड है पहले से, और रिजर्व्ड को आप यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, वेरिएबल नेम डिजिट से शुरू नहीं हो सकता, सही बात है, ये ट्रू कह रहा है कि वेरिएबल नेम, यहाँ ये आधा अधूरा सत्य है। स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है स्पेशल, पर सारे नहीं हो सकते। तो यहाँ ये पूर्ण सत्य है कि वेरिएबल नेम जो है शुरू में डिजिट नहीं होना चाहिए। शुरू में क्या होना चाहिए, शुरू में या तो अल्फाबेट होना चाहिए ए टू जेड, या कैपिटल ए टू जेड, या फिर अंडर स्कोर, इसको आप क्या बोलते हो, अंडर स्कोर, अंडर स्कोर होना चाहिए। तो ये ट्रू है और करेक्ट आंसर यही होगा आपका। वेरिएबल कैन बी ऑफ एनी लेंथ, किसी भी लंबाई का नाम रख सकते हो आप, नहीं, वेरिएबल लिमिटेड लेंथ फिक्स होती है उसकी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। पर हम क्या प्रैक्टिस फॉलो करते हैं जो प्रोग्रामर्स है, वेरिएबल का नाम अक्सर छोटा रखते हैं, ताकि टाइप भी ज़्यादा नहीं करना पड़े और बोलने में भी आसान हो, समझने में भी आसान हो, ठीक है। रिलेवेंट नाम यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, अंक नहीं होना चाहिए पहला अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 20, विच इज वैलिड सी एक्सप्रेशन, में से कौन सा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो, इसको आप हिंदी में कहो तो व्यंजक कहोगे, गणित में आपने कई सारे व्यंजक देखे हैं, जैसे x प्लस वाई बराबर जेड, ये एक व्यंजक है, ठीक है। पर प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होगा, इस तरफ दो कभी नहीं होने चाहिए, जो भी गणना होगी वो हमेशा राइट हैंड साइड में होगी, इधर हमेशा एक ही वेरिएबल होगा, वाई प्लस जेड। प्रोग्रामर की भाषा में, सी प्रोग्रामिंग में ये तो करेक्ट है, ये इनवैलिड है, ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब ये जो वैल्यू राइट साइड में जो भी मान आएगा वो इस वेरिएबल को असाइन होगा, ठीक है। तो इधर हमेशा एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ये याद रखना। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे अभी आगे की, जब आगे की क्लास में करोगे। तो कौन सा वैलिड एक्सप्रेशन है हम देखते हैं, ये डिक्लेरेशन है सारे, ये सारे जो स्टेटमेंट्स है ये क्या है, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। एक जब भी हमें कोई वेरिएबल यूज करना है, मेमोरी या लेना है, रिजर्व करना है, तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसका नाम क्या है और उसका टाइप क्या है, टाइप ये बताता है कितना स्पेस रिजर्व करना है, ठीक है, और उसका नाम क्या है। तो वैलिड नाम क्या हो सकते हैं ये हमने पढ़ा, ठीक है। और उसमें फिर वैल्यू इनिशियलाइज भी कर सकते हैं वहीं पे जहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इनिशियलाइज बोलते हैं इसको, वैल्यू इसमें डालना। तो दो चीज हो रही है एक साथ, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन कहाँ हो रहा है, जहाँ डिक्लेरेशन हो रहा है वहीं पे इनिशियलाइजेशन भी हो रहा है, मतलब प्रारंभिक मान रखना, इनिशियलाइजेशन मतलब शुरू करना, इनिशियलाइज, प्रारंभिक मान रखने को क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन, ओके। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ इंटीजर वैलिड डेटा टाइप है, इंटीजर, और ये नेम है वेरिएबल का, ये भी वैलिड है, एम वाई बाद में अंडरस्कोर आ सकता है। पर यहाँ ये गलती कर दी इसने, क्या गलती कर दी, कॉमा लगाया, और हमें पता है इंटीजर कांस्टेंट में नंबर लिखते हैं तब कॉमा अलाउ नहीं होता है, ये गलत हो गया। ये वैलिड पूछा है जो सही है, अब देखते हैं हम अभी। यहाँ देखो ये बिल्कुल सही है, यहाँ कोई कॉमा वगैरह नहीं है, तो ये वैलिड है, वैलिड लग रहा है। अभी हम और भी देख लेते हैं आगे। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड है। और यहाँ इसने स्पेस यूज किया है, और हमें पता है वेरिएबल नेम में स्पेस कैरेक्टर यूज, जगह छोड़ दी इसने, यहाँ एक स्पेस छोड़ दिया है माई और नम के बीच में, और वो अलाउ नहीं है, यहाँ ये दो अलग वर्ड हो गए, तो ये गलत हो गया इस कारण।
ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि वेरिएबल नेम जो शुरू हो रहा है वो किससे हो रहा है? डॉलर से, जो कि अलाउ नहीं है। वेरिएबल नेम किससे शुरू होना चाहिए? या तो अल्फाबेट से और या फिर अंडरस्कोर से। अल्फाबेट में स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं, कैपिटल लेटर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हैश इंक्लूड stdio, ये ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स है। ठीक है, तो ये क्या है? तो सी प्रोग्रामिंग में पहले से बने हुए कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, हर काम के लिए जो स्टैंडर्ड काम है, हर काम के लिए आप पहले से अलग फंक्शन लिखोगे तो आपको प्रोग्राम लिखने में बहुत समय लगेगा। तो क्या किया उन्होंने, पहले से बने फंक्शन, जैसे इनपुट लेना हो, आउटपुट देना हो, ये स्टैंडर्ड काम है, ये तो हर प्रोग्राम में होने ही होने हैं। तो इनके लिए उन्होंने पहले से फंक्शन बना रखे हैं, पहले से प्रोसीजर मेथड्स बना रखे हैं, उनको आप सीधा अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। और वो जो प्रोग्राम्स है वो कहाँ रहते हैं, वो उनका डिक्लेरेशन, वो कैसे काम करते हैं, डिक्लेरेशन में बताना जरूरी है कि ये फंक्शन इनपुट में क्या लेता है और आउटपुट में क्या देगा। वो डिक्लेरेशन हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं। तो जब भी आप कोई फंक्शन यूज करते हो, इसको हेडर फाइल कहते हैं, और इसके जो पीछे एक्सटेंशन होता है वो डॉट एच होता है, हेडर फाइल्स। इसके अंदर फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शंस की इंफॉर्मेशन रहती है। तो जब भी आप कोई फंक्शन यूज करोगे जो ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है, लाइब्रेरीज, फंक्शंस के समूह को लाइब्रेरी कहते हैं। तो सिमिलर जितने भी फंक्शन है, जैसे मैथमेटिकल फंक्शंस है, उनको मैथ लाइब्रेरी में डाल दिया। तो उसके लिए जो फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी आपको, कौन सी करनी पड़ेगी? मैथ डॉट एच। ग्राफिक्स के जितने भी फंक्शंस है उनको ग्राफिक्स लाइब्रेरी में डाल दिया, उस फोल्डर में या हेडर फाइल में। तो उसको आप क्या कहोगे? ग्राफिक्स डॉट एच। इस तरह से तो आपको वो जो फंक्शन यूज करोगे उसका रिलेवेंट, उससे संबंधित हेडर फाइल शामिल करनी पड़ेगी। और ये कहाँ होती है? बिल्कुल प्रोग्राम के स्टार्ट में, टॉप में। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये जो जितने भी हैश से शुरू होता है, ये ध्यान रखना, ये प्री प्रोसेसर के लिए डायरेक्टिव है। ये है कि उस फाइल को शामिल करना है। प्री प्रोसेसर, आपके प्रोग्राम को सबसे पहले कौन पढ़ेगा? प्री प्रोसेसर। आगे प्री प्रोसेसर सबसे पहले आपका जो डॉट सी प्रोग्राम होगा उसको प्री प्रोसेसर पढ़ेगा। ये प्रोसेस करेगा, जितनी भी खाली जगह छोड़ रखी है आपने स्पेस, उन सबको हटाएगा, अनवांटेड है। कुछ कमेंट्स होंगे, कमेंट्स मतलब जो आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। स्लैश कमेंट किस में लिखते हो आप? स्लैश स्टार, और इसके बीच में जो भी लिखोगे स्टार स्लैश, ये कमेंट होगा। ये प्री प्रोसेसर इसको भी क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। और जितने भी आपने एक्स्ट्रा जगह छोड़ रखी है लिखने में, वो सब ब्लैंक स्पेस हटा देगा। और जो शामिल इंक्लूड कर रहे हो उनको ये इंक्लूड करेगा आपके प्रोग्राम फाइल में। ठीक है, उसके बाद कंपाइलर को जाएगी ये फाइल। किसको जाएगी? कंपाइलर को। और कंपाइलर क्या करेगा? इसको मशीन कोड जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये जो डायरेक्टिव है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाती है, ये याद रखना। इंक्लूजन नहीं है, नहीं कहोगे इसको, ये डायरेक्टिव तो है पर इंक्लूजन नहीं कहते हैं उसको। फाइल इंक्लूजन नहीं, नन ऑफ द मेंशन नहीं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसके बाद आता है सी प्री प्रोसेसर्स कैन हैव कंपाइलर स्पेसिफिक फीचर्स। यस, कंपाइलर स्पेसिफिक फीचर्स हो सकते हैं प्रेग्मा करके। प्रेग्मा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि प्री प्रोसेसर कंपाइलर स्पेसिफिक के लिए यूज होते हैं। ये आप जब और डिटेल में पढ़ोगे प्री प्रोसेसर टॉपिक में तो आपको क्लियर होगा। तो हाँ, अभी के लिए इतना याद रखो कि हाँ ये संभव है, प्रेग्मा डायरेक्टिव से यूज होते हैं। कंपाइलर स्पेसिफिक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स रहते हैं ट्रू। प्री प्रोसेसर आर स्पेसिफाइड विद सिंबल। अभी अभी हमने देखा हैश। प्री प्रोसेसर जितने भी इंस्ट्रक्शन है प्री प्रोसेसर के लिए वो सब शुरू होते हैं, प्रीफिक्स क्या लगता है उनमें? प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, उनमें हैश प्रीफिक्स यूज होता है। अभी अभी हमने देखा है stdio डॉट एच, तो यहाँ हैश यूज होता है। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, हैश कैरेक्टर। इसको क्या पढ़ते हो आप? हैश पढ़ते हो। ठीक है, डॉलर नहीं है, डबल कोट्स नहीं है, एम्परसेंड, ये आपका, इसको क्या पढ़ते हो? एम्परसेंड, तो एम्परसेंड नहीं है। नेक्स्ट इज सी लैंग्वेज इज अ सक्सेसर टू विच लैंग्वेज। सक्सेसर मतलब उसके बाद आया, किस लैंग्वेज के बाद आया सी लैंग्वेज। तो हमने इससे पहले लैंग्वेज में हमने पढ़ा सी की पूर्ववर्ती, इससे पहले वाली लैंग्वेज कौन 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 सी थी? तो सी से जो पहले लैंग्वेज आई वो बी, और इससे पहले जो चलती थी बेल लैब में, एक बेल लैब है यूएसए में जहाँ पे इस सी प्रोग्रामिंग की विकास हुआ है 1972। किसके द्वारा किया गया सी का विकास? डेनिस रिची द्वारा। ठीक है, तो सो फार सो गुड।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी लैंग्वेज। ये तो याद रखना ही पड़ेगा, बेसिक नहीं है, डी डी लैंग्वेज तो कोई है ही नहीं। फोर्ट्रन एक लैंग्वेज है, बेसिक एक लैंग्वेज है, बी लैंग्वेज इज द करेक्ट लैंग्वेज आंसर। क्योंकि सी कहाँ बनी है, बेल लैब में, और बेल लैब में फोर्ट्रन तो नहीं बनी, फोर्ट्रन को आईबीएम कंपनी ने बनाया। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी इज विच लेवल लैंग्वेज। लेवल, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्लासिफाई करें तो ब्रॉड लेवल पे उनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो लो लेवल और एक हाई लेवल। ठीक है, तो सी कौन सा है, लो है, हाई है, या दोनों ही है? लो भी है, हाई भी है। ठीक है, तो सी बेसिकली क्या है, सी लैंग्वेज में लो लैंग्वेज के फीचर्स भी है, ये लो लेवल हार्डवेयर एक्सेस भी प्रदान करता है। सी प्रोग्रामिंग लो लेवल हार्डवेयर एक्सेस आपको देता है, आप मेमोरी लेवल एक्सेस कर सकते हैं, रजिस्टर लेवल को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये निम्न स्तरीय भाषा तो है ही है, साथ ही साथ ये उच्च स्तरीय भाषा भी है। ठीक है, तो ये दोनों ही है, तो इसलिए सी को कई बार आपका आंसर में ये ऑप्शन है, कई सी को क्या कहा जाता है, मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसी चीज को आप एक और भी कहा जाता है मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो सी जो है वो दोनों है, लो लेवल भी है, साथ ही साथ हाई लेवल तो है ही है, साथ ही साथ लो लेवल भी है। तो सी इज करेक्ट आंसर इज थर्ड, लो प्लस हाई बोथ मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। ओके, नाउ लो लेवल लैंग्वेज इज, लो लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? लो लेवल लैंग्वेज जो मशीन के बहुत करीब है, तो इसमें एक तो मशीन लैंग्वेज है और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या है। ह्यूमन रीडेबल, लाइक ये लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल तो नहीं होती है। लैंग्वेज विद बिग प्रोग्राम साइज, नो। लैंग्वेज विद स्मॉल प्रोग्राम साइज, नो। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड रीडेबिलिटी इज क्वेश्चनेबल। ह्यूमन रीडेबल तो होते ही नहीं है ये। बिग प्रोग्राम साइज, बड़े प्रोग्राम आप इसमें लिख नहीं सकते हो लो लेवल में। ठीक है, अब ये हो सकता है लैंग्वेज विद स्मॉल, अब सारे स्मॉल स्मॉल भी नहीं कह सकते, ये डाउटफुल है। तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इनको समझना बड़ा मुश्किल होता है, रीडेबिलिटी इनकी नहीं होती। अगर आप मशीन में कोई प्रोग्राम ये लिख दिया और पूछा जाए ये क्या है, आप नहीं बता पाओगे कि ये क्या इंस्ट्रक्शन है, जब तक कि आपको ये नहीं बताया जाए ये कौन सी मशीन के लिए लिखा गया है, ये क्या है। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। हाई लेवल लैंग्वेज इज, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, ह्यूमन रीडेबल लाइक लैंग्वेज, लैंग्वेज विद स्मॉल प्रोग्राम साइज, ये तो गलत हो गया। लैंग्वेज विद बिग प्रोग्राम साइज, ये सब लैंग्वेज विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड नॉट ह्यूमन, ये भी गलत हो गया। अंडरस्टैंड डिफिकल्ट नहीं होता है इनको समझना। ठीक है, बिग प्रोग्राम साइज, अब हर एक साइज बिग होना जरूरी नहीं है, तो ये ह्यूमन रीडेबल होते हैं। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ह्यूमन रीडेबल, प्रोग्राम साइज से हम नहीं कह सकते कि हाई लेवल है या लो लेवल है। तो मेन चीज है अंडर रीडेबल और अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। ठीक है, तो जैसे हाई लेवल लैंग्वेज जो मनुष्य के लिए आसान हो, रीडेबल हो, तो पहला आंसर करेक्ट है। सी इज टाइप ऑफ लैंग्वेज, किस तरह की लैंग्वेज है? तो सी जो है प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बाद में आई सी के, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, ये सब जो है सी शार्प, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है। सी जो है प्रोसीजरल लैंग्वेज है, मतलब आप किसी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रोसीजर या फंक्शंस में लिखते हो, प्रोसीजर 1, प्रोसीजर 2, प्रोसीजर 3। अब आप इसको कॉल मेन प्रोग्राम में अपने कॉल करते हो, एक मेन प्रोग्राम होता है, उस मेन के अंदर क्या करते हो, आप प्रोसीजर 1 को कॉल कर सकते हो जब उसकी जरूरत है, प्रोसीजर 2, और इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो प्रोग्राम को आपने छोटे छोटे भागों में बांट दिया है प्रोसीजर्स के रूप में, उनको आप रीयूज कर सकते हो। ये है, तो सी इज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज। ओके, व्हाट इज द प्रेजेंट सी लैंग्वेज स्टैंडर्ड? प्रेजेंट स्टैंडर्ड तो सी का स्टैंडर्ड 2011 में आया। ठीक है, C11 इसमें जो, अच्छा इसमें C18 है, C18 इज द मोस्ट रिसेंट, जो लेटेस्ट अपडेट है 2018 में जो सी का स्टैंडर्ड आया सी भाषा का। ठीक है, तो इसमें हम
लेटेस्ट स्टैंडर्ड है वो C18 है, आपको ये ध्यान रखना होगा। 99 में जो स्टैंडर्ड आया था उसको C99 कहा गया, जो C11 2011 में आया उसको C11 कहा गया, 10 तो कोई था ही नहीं, तो C18 इज द लेटेस्ट। अब जो भी आएगा उसको क्या कहा जाएगा, C2X, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, सी स्टैंडर्ड कौन कौन से आज तक आए हैं। सी लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड इन विच लेबोरेटरी, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कई बार हमने नाम ले लिया है, यूनिलीवर तो है नहीं, IBM है नहीं, वेरिजॉन है नहीं, बचा, और कई बार हम इसका जिक्र कर चुके हैं, AT&T बेल लैब्स। करेक्ट आंसर इज AT&T बेल लैब्स। कहाँ पर है, USA में। कब हुआ सी लैंग्वेज का विकास, 1972। किसके द्वारा हुआ, डेनिस रिची नाम के कंप्यूटर वैज्ञानिक हुए, उनके द्वारा ये सी लैंग्वेज बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31 सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड टू डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी हम पहले क्वेश्चन में ही इसको पढ़ चुके हैं। एंड्रॉइड तो अभी आया है तो अभी तो हो ही नहीं सकता, लिनक्स, उबंटू, यूनिक्स। सी लैंग्वेज किस प्रोजेक्ट के लिए चल रहा था, बेल लैब में एक प्रोजेक्ट चल रहा था यूनिक्स, और उसको कोडिंग में समस्या आ रही थी, उनको दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो जो पहले लैंग्वेज थी वो सफिशियंट नहीं थी, ठीक है, उनको जो फीचर चाहिए थे इसमें, तो उन्होंने एक नई लैंग्वेज बनाई सी यूनिक्स के लिए। सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड इन विच ईयर। एक बार हम अभी इस दौरान आज के लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, 1972, ईयर 1972। सी लैंग्वेज इज यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ, सी लैंग्वेज को किसके डेवलपमेंट में यूज किया जाता है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डेटाबेस जिसमें आप डेटा को टेबल्स के रूप में स्टोर कर सकते हो, डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या वो उस तरह के सॉफ्टवेयर बनाने में, जैसे कि उदाहरण के लिए MySQL एक सॉफ्टवेयर है डेटाबेस, पोस्ट GRE SQL है, इस तरह से और भी कई डेटाबेस, IBM DB2, ये सब डेटाबेस नाम आपने सुना होगा, ओरेकल। तो क्या इनकी कोडिंग करने के लिए सी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यस। ग्राफिक एप्लीकेशन, यस, क्योंकि सी जो है परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है, इसमें जो प्रोग्राम लिखोगे वो एग्जीक्यूशन में बहुत ही कम समय लेगा। तो जहाँ ग्राफिक्स की बात आती है वहाँ परफॉर्मेंस की बात आती है, मतलब प्रोग्राम जो हो कम समय में एग्जीक्यूट होना बहुत जरूरी है। तो यस, वी कैन डेवलप ग्राफिक एप्लीकेशन, जहाँ भी सिमुलेशन है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, उन सब में सी का यूज होता है। वर्ड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं। तो सी इज अ मल्टीपर्पज लैंग्वेज, तो इसका उपयोग दोनों में भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो जिसमें आपके कौन कौन आते हैं, जिसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स और ये सब, ये भी बना सकते हो सी में। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो, जैसे ये वर्ड प्रोसेसर्स है, कोई बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है, या कोई मेडिकल सॉफ्टवेयर है, इस तरह से जो भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो उन सबको आप सी में बना सकते हो। तो ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34th क्वेश्चन, सी प्रोग्राम इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट। सी प्रोग्राम कॉम्बिनेशन है किसका, स्टेटमेंट्स, यस, स्टेटमेंट मतलब इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम जो है इंस्ट्रक्शन का समूह है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यस, फंक्शंस, आप क्या कर सकते हो सी प्रोग्राम में, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई सारे इंस्ट्रक्शंस को फंक्शन के रूप में सेपरेट लिख सकते हो। उस फंक्शन को जब आप जरूरत पड़ता है तो आप उसको कॉल कर सकते हो। तो सी इज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज, फंक्शन कहो या प्रोसीजर कहो एक ही बात है। तो प्रोसीजर होगा प्रोग्राम में, यस। वेरिएबल्स, ऑब्वियसली वेरिएबल होंगे, डेटा को आप कहाँ स्टोर करोगे, कैलकुलेशन करने के लिए आपको वेरिएबल लेने पड़ेंगे, आपको डेटा रिप्रेजेंट करना हो, स्टोर करना हो, तो वेरिएबल्स भी होंगे प्रोग्राम में। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, सी प्रोग्राम में ये सब चीजें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35th, व्हाट इज एन आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज। आइडेंटिफायर यहाँ आइडेंटिफाई करता है, जो जिससे आप किसी को आइडेंटिफाई कर पाओ। जैसे आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपका नाम है जिससे आपको आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। तो नेम ऑफ वेरिएबल, आइडेंटिफायर हमेशा क्या होगा, नाम होगा, जिससे किसी को आइडेंटिफाई करें नाम से, ठीक है। तो नेम किसका नाम हो सकता है, फंक्शन का नाम हो सकता है। नेम ऑफ मैक्रोस, मैक्रो का नाम भी हो सकता है। मैक्रो और फंक्शन में क्या फर्क है, फंक्शन तो कॉल होता है, कंट्रोल जो है, मान लो ये फंक्शन 1 है,
जब भी इसको यूज करना है तो फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल यहाँ जाएगा, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे और फिर वापस कंट्रोल, जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा कंट्रोल वापस आएगा नेक्स्ट पे। तो ये तो फंक्शन होता है। मैक्रो में क्या होगा, आपने कोई कोड लिखा, जहां जहां वो मैक्रो यूज हुआ है वहां पे इस मैक्रो की वैल्यू जो होगी वो रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो मैक्रो में ये कंपाइल से पहले होगा। ठीक है, तो मैक्रो में कॉल नहीं होता, रिप्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, हम देखेंगे सी में कैसे मैक्रो डिक्लेयर किए जा सकते हैं। तो मैक्रो का भी नाम हो सकता है। ठीक है, नेम ऑफ स्ट्रक्चर और यूनियन, ये भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, डेटा टाइप्स है। एक है प्राइमरी डेटा टाइप्स, एक सेकेंडरी। तो ये जो स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सब सेकेंडरी डेटा टाइप्स में आते हैं। ठीक है, तो इनके भी नाम होंगे, तो जिसका भी नाम से आप आइडेंटिफाई करते हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सीधी बात है, ऑल ऑफ द अबव। आइडेंटिफाई मीन्स नाम, नाम किसका, फंक्शन का हो सकता है, मैक्रो का हो सकता है, स्ट्रक्चर और यूनियन का भी हो सकता है, वेरिएबल का भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 26। एन आइडेंटिफायर मे कंटेन, आइडेंटिफायर में क्या क्या हो सकता है, नाम में क्या होना चाहिए, जो नाम हम रखते हैं। आइडेंटिफायर मीन्स नेम, नेम में क्या होना चाहिए, मे कंटेन क्या हो सकता है। लेटर्स ए टू जेड, यस, लेटर्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कहीं ये नहीं कहा शुरू में, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 37। What is the number of characters used to distinguish identifier और name of functions और global variables? तो यहाँ आपसे पूछा गया था पहले कितने कैरेक्टर्स वेरिएबल नेम या किसी नाम के आइडेंटिफायर के यूज होते हैं डिस्टिंग्विश करने में, मतलब उनमें अंतर करने के लिए, कि अगर इतने 31, अगर पहले दोनों 31 कैरेक्टर सेम है तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि वो दोनों सेम है, एरर आ जाएगी। तो पहले 31 कैरेक्टर, 31वां अलग हो सकता है, 31 का अक्षर सेम है तो उन दोनों को सेम मानेगा, 32वां भले ही चाहे अलग हो। तो फर्स्ट 31st लेटर्स आर एनसी स्टैंडर्ड, ये कहता है। ठीक है, एनसीसी जो स्टैंडर्ड है सी भाषा का, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, उसने ये निर्धारित किया है कि पहले 31 अक्षर काम आते हैं, दो वेरिएबल नेम भिन्न है ये पता करने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 31 कैरेक्टर्स। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है और कई गलती कर सकते हैं इसमें, ये कई किताबों में नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38। एन आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट विद, आइडेंटिफायर मतलब नेम, नेम किससे स्टार्ट हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, फंक्शन नेम भी हो सकता है, अल्फाबेट से हो सकता है, अंडरस्कोर से हो सकता है, ये हमने अभी तक पढ़ रखा है। एनी कैरेक्टर दैट कैन बी टाइप्ड ऑन कीबोर्ड, नो, कोई भी नहीं हो सकता। फोर्थ वन इज ऑप्शन, यहाँ वन होना चाहिए था, ऑप्शन 1 एंड 2। ठीक है, तो द फोर्थ इज करेक्ट, ये दोनों सही है, तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। सी प्रोग्राम आर यूज्ड इन, यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, यूज होते हैं कुछ लॉजिक परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में, वॉशिंग मशीन्स में, जो ऑटोमेटिक मशीन्स आजकल आती है, एम्बेडेड सिस्टम यूज होता है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स जिनमें क्या यूज होता है, एम्बेडेड सिस्टम यूज होता है। मतलब इसमें कई सारे प्रोग्राम्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, कपड़े धोने के अलग अलग प्रोग्राम्स, तो जो, और फिर आप जब स्टार्ट करते हो वो प्रोग्राम एक्सिक्यूट होता है। तो ये सारी कोडिंग किससे की जाती है, ये सी भाषा में की जाती है, तो इसमें भी यूज हो सकता है। इसमें भी फ्रिजेज में आजकल जो ऑटोमेटिक फ्रिजेज आ रहे हैं, इंटेलिजेंस फ्रिजेज, जिनमें कुछ एम्बेडेड सिस्टम्स यूज हो रहे हैं, माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं, इतने सेकंड बाद अपने आप रुक जाना है, इतने सेकंड का प्रोग्राम चलाया, इतने इतने मिनट तक गर्म होगा फिर अपने आप बंद हो जाएगा। तो इन सब में जहाँ भी ऑटोमेशन है, जहाँ भी एम्बेडेड सिस्टम यूज हो रहा है, ठीक है, प्रोग्राम्स यूज हो रहा है, वहाँ इन सब में यूज होता है। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 40th। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स इन सी लैंग्वेज। हमने देखा दो प्रकार के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। कॉन्स्टेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा, प्राइमरी यस, सेकेंडरी यस। प्राइमरी में कौन कौन से होते हैं अगर आप बताओगे मुझे, यस इंटीजर होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। रियल जो रियल नंबर्स के लिए, इंटीजर पूर्णांक के लिए, और कैरेक्टर एक अक्षर होना चाहिए, और वो भी किसमें, सिंगल कोड, फॉरवर्डेड कोड में। ठीक है,
और उसके बाद ये एडवांस और बेसिक, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो आंसर ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ, बोथ। यहाँ 1 होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है ये, 1 and 2। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ, 1 and 2। फाइंड एन इंटीजर कांस्टेंट, इनमें से कौन सा इंटीजर कांस्टेंट है वैलिड, वैलिड होना चाहिए है, इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। ये तो इंटीजर है ही नहीं, जहां भिन्न संख्या आ गई, डेसिमल नंबर है। तो इंटीजर का अर्थ क्या होता है, पूर्णांक, तो ये तो है ही नहीं। 34 इज द करेक्ट आंसर, ये एक इंटीजर है। ये नहीं है, क्यों, क्योंकि ये डबल कोट्स आ गए, इंटीजर तो नंबर होना चाहिए, ठीक है, बिना किसी स्पेस कॉमा के। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड, 34 इज द करेक्ट इंटीजर कांस्टेंट। फाइंड द फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब रियल नंबर। रियल को दो तरह से व्यक्त किया जा सकता है, एक फ्लोट और डबल, दो तरह के डेटा टाइप्स अवेलेबल है सी में, है कांस्टेंट डिक्लेयर करो या वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, फ्लोट और डबल। तो इनमें से कौन सा है वैलिड, ये वैलिड है। आप हमने ये सीखा है कि इसमें दो भाग होते हैं, मेंटिसा, ठीक है, फिर स्मॉल ई यूज कर सकते हैं, कैपिटल ई, और फिर एक्सपोनेंट होता है, फिर आगे उसके आगे क्या होता है, एक्सपोनेंट। पहले मेंटिसा होना चाहिए, और ये एक्सपोनेंट हमेशा क्या होना चाहिए, ये इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये डेसिमल में हो सकता है, मेंटिसा जो है डेसिमल नंबर या कांस्टेंट हो सकता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये भी करेक्ट है, 1.125.34857 ये भी करेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे कांस्टेंट करेक्ट है। क्योंकि कहीं गलती कर लेते हैं, स्मॉल ई होता है कि नहीं होता है, कैपिटल, अब हमने पढ़ रखा है, यहाँ स्मॉल ई भी यूज कर सकते हो। ये कौन सी फॉर्म है, दो तरह से व्यक्त कर सकते हो आप इसको, फ्रैक्शनल फॉर्म रियल कांस्टेंट्स को, और दूसरी फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब नंबर बहुत बड़ा हो, जैसे 3 × 10⁻9 है, इसको आप क्या लिखोगे, 3e, 10 की घात जो है वो छोड़ देते हैं, 3e जो घातांक होती है उसको लिखा जाता है, 3e9, इस तरह से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन इज फाइंड अ करेक्टर कांस्टेंट, इनमें से कौन सा करेक्टर कांस्टेंट है। तो करेक्टर कांस्टेंट कौन होता है, सिंगल कोड फॉरवर्डेड होना चाहिए, उसके बीच में सिंगल लेटर, सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिंगल कैरेक्टर। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट, एक ही अक्षर है, ये भी करेक्ट है। स्पेशल सिंबल भी करेक्टर है, करेक्टर मीन्स कोई भी अक्षर जो आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे करेक्ट है, और वैलिड कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरिएबल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप कैन होल्ड ओनली ए कांस्टेंट ऑफ द सेम टाइप, ठीक है, इंटीजर वेरिएबल है, तो वो इसमें आप इंटीजर एक्स है, तो इसमें एक्स में आप किस तरह के कांस्टेंट डाल सकते हो, एक्स में आप 9 स्टोर कर सकते हो। अगर आप x इक्वल्स टू, यहाँ आपने इंटीजर वेरिएबल लिया है, 7.8 करते हो, तो ये 0.8 नहीं जाएगा इसमें, इसमें केवल इंटीजर पार्ट ही जाएगा, ये एरर तो नहीं है, हो सकता है ये एरर ना दे, पर इसमें ये क्या ओवरफ्लो हो जाएगा, ये वैल्यू इसमें स्टोर नहीं होगी 0.8, केवल 7 स्टोर होगा इसके अंदर, मेमोरी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, उसमें उसी टाइप का वैल्यू स्टोर हो सकता है, तो ट्रू, ये बात ट्रू है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ कीवर्ड्स प्रेजेंट इन सी, ये हमने देखा सी में कितने कीवर्ड्स यूज होते हैं, तो सी में 32 कीवर्ड्स यूज होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच स्टेटमेंट इन सी शुड एंड विद, हर एक स्टेटमेंट एंड होना चाहिए किससे, ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे एक डिक्लेरेशन इज x इक्वल्स टू 5, और हर एक स्टेटमेंट के आगे अंत में क्या होना चाहिए, अंत में सेमीकोलन होना जरूरी है। तो द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, सेमीकोलन, पहले एक डॉट नीचे एक कॉमा, इस साइन को आप सेमीकोलन कहते हैं। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, सेमीकोलन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, सी कंपाइलर कन्वर्ट करता है योर सी प्रोग्राम इनटू मशीन रीडेबल लैंग्वेज, यस, दिस इज करेक्ट। सी कंपाइलर सी प्रोग्राम को मशीन रीडेबल, मशीन जिसको समझ सके। सी एडिटर अलाउज यू टाइप सी प्रोग्राम, इट इज लाइक अ नोटपैड विद एक्स्ट्रा ऑप्शंस, यस, सी एडिटर में आप प्रोग्राम को टाइप कर सकते हो, अलाउ करता है, यस, करेक्ट है। कंसोल शोज द आउटपुट, कंसोल मतलब डिस्प्ले,
कंसोल मतलब डिस्प्ले जहां पर आपको आउटपुट शो होता है टेक्स्ट में। करेक्ट, तो ये तीनों ही करेक्ट है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो आपको करेक्ट ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48 क्वेश्चन। ही वाज प्राइमरीली डेवलप्ड फॉर, सी को किस लिए बनाया गया था पहले पहले? तो सिस्टम प्रोग्रामिंग, जनरल पर्पस और डेटा प्रोसेसिंग। तो हमने देखा सी को किस लिए डेवलप किया था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए। तो यूनिक्स जो एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसको जो प्रोग्रामिंग करोगे उस प्रोग्रामिंग को क्या कहा जाएगा, सिस्टम प्रोग्रामिंग। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए ही डेवलप किया गया था। तो सी वॉज प्राइमरीली डेवलप फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। ओके, बाद में इसका यूज जनरल पर्पस की तरह भी हुआ, डेटा प्रोसेसिंग सब जगह हुआ। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड, इनमें से कौन सा कीवर्ड, ये तो जैसे जैसे आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, ठीक है, तो उससे आपको अंदाजा आएगा इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है। 32 की 32 कीवर्ड याद रखने तो बड़ा मुश्किल है, तो जब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं सीखोगे तब तक आपको ये क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे। तो खैर ठीक है, जो नहीं है वो इनमें से ऑटो कीवर्ड है, केस कीवर्ड है, डिफॉल्ट कीवर्ड है। जो नहीं है वो क्या है, मेन। मेन एक स्पेशल फंक्शन है जिससे आपका प्रोग्राम शुरू होता है। ठीक है, प्रोग्राम जब भी शुरू होगा कौन से फंक्शन से होगा, आपका प्रोग्राम फंक्शंस का समूह है, उसमें कई सारे फंक्शंस होंगे, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, इस तरह से। पर आपका जो प्रोग्राम शुरू होगा वो कौन से फंक्शन से होगा, वो मेन फंक्शन से शुरू होता है। ये कंपाइलर को बताया गया है, मेन कीवर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मेन इज नॉट अ कीवर्ड पर एक मेन फंक्शन। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following is not a valid variable name? इनमें से कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है? अगेन हम ऐसे कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इजी क्वेश्चन है, आप बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। अंडरस्कोर पहला अक्षर अलाउ है, बाकी सब अल्फाबेट करेक्ट है। 1 पहला डिजिट आ गया, पहला डिजिट नहीं होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए, या तो अल्फाबेट हो या अंडरस्कोर हो, तो ये गलत हो गया। आपको इनवैलिड ही चाहिए था, नॉट ए वैलिड, मतलब गलत कौन सा है, आपको गलत ढूंढना था और ये गलत मिल गया आपको, तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर, बाकी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद, फिर से एक वेरिएबल नेम से संबंधित क्वेश्चन है, किससे शुरू हो सकता है, तो हम इनमें से नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, स्पेशल सिंबल तो अलाउ ही नहीं होता है, ये भी अलाउ ही नहीं है। अंडरस्कोर से हो सकता है, हमें पता है। करेक्ट आंसर इज थर्ड, अंडरस्कोर। तो इसके साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।